Good morning, everyone. Welcome back to our online classes. Last week we have continued with our first lesson of history, that is rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. But till now no one has raised any queries or questions to me. We have already gone through 3 classes for this lesson. इस लेसन के लिए हमने 3 क्लास कर चुके हैं. डिफरेंट टॉपिक्स वर कवर्ड, अलग अलग टॉपिक कवर किए हैं. And which are related to your board exam according the questions are given to you. उसी प्रकार क्वेश्चंस बोले गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके टॉपिक्स में से हो सकते हैं बोर्ड क्लास के लिए. लेकिन अब तक किसी ने किसी प्रकार की कोई भी मेरे से क्वेश्चन वगैरह या क्वेरीज नहीं पूछी हैं. इट मींस यू आर गेटिंग एवरीथिंग. हो सकता है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और नथिंग, या फिर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है. प्लीज कन्वे योर मैसेज व्हाट आर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम फेस जो भी कर रहे हैं आप बताएं. इफ यू आर गोइंग थ्रू द नोट्स केयरफुली नाउ देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. अगर आप आज इनको ध्यान से करेंगे तो आगे एग्जाम के टाइम पर प्रॉब्लम कम आएगी. इफ यू आर रनिंग एट द लास्ट मोमेंट, अगर आप अंतिम समय में ये सोचेंगे 15-20 दिन 1 महीने में सारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, देन यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स. नो डाउट यू हैव टू गो थ्रू द बोर्ड एग्जाम्स. एक तो ये मन में न रखें कि एग्जाम्स 100% बोर्ड पैटर्न बोर्ड के अनुसार ही होंगे. इट वुड बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस. आपका बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है. द रिजल्ट इज अवेटेड बाय ऑल. हर व्यक्ति आपका इंतजार, आपके परिवार या आप खुद इसका इंतजार करेंगे क्योंकि पहला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होगा कि बच्चे का रिजल्ट, सीबीएसई में पहली 10th क्लास ये बोर्ड, तो बच्चे का रिजल्ट कैसा है. तो ये सारा रिजल्ट अच्छा तभी होगा जब आप शुरू से इस पर मेहनत करेंगे. लेट्स कंटिन्यू. अब तक हमने जो पढ़ा था फ्रेडरिक सोलियस विजन रिगार्डिंग अ सोसाइटी. द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज देयर हाउ फ्रेडरिक सोलियस विजुअलाइज द वर्ल्ड. क्वेश्चन बताया था बोर्ड के अनुसार इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, उसमें डिफरेंट फीचर्स दे रखी थी. देन आफ्टर वी हैव कवर्ड अनदर टॉपिक फ्रेडरिक सोलियो के बाद की व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द रोशनीज फॉर एक कॉमन आइडेंटिटी. कि फ्रांस में क्रांतिकारियों ने कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसी पहचान के लिए क्या कुछ कदम उठाए. और उसी का दूसरा क्वेश्चन बनता है, आंसर सेम रहेगा कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन. की पहला जो हमारे यहाँ एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, वो फ्रांस की क्रांति था, क्योंकि उसके बाद सारे मेजर्स अपनाए गए थे. देन आफ्टर we have covered the topic of conservatism. What is conservatism? Then after we read about the Treaty of Vienna. कि Treaty of Vienna क्या थी, कहाँ की गई, किस प्रकार की, क्यों की गई, फिर उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. उसके बाद हमने लिबरलिज्म पढ़ा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है. उसके बाद जोरबियन पढ़ा, एक कस्टम यूनियन थी. एक एलिए ग्रामर के अनुसार हमने पढ़ा था कि था क्या, कपड़े का मेजरमेंट था. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848. ये क्रांतियों का समय 1830 से 1848. अब इसमें जो क्वेश्चन आता है इसके आगे वाई लगा दे. वाई द पीरियड ऑफ 1830 to 1848 इज कॉल्ड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. वाई द पीरियड ऑफ 1830 to 1848 इज कॉल्ड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. 1830 से लेके 1848 का जो समय है उसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है. ये हमारा क्वेश्चन बोर्ड में इस प्रकार आता है. अब 1830 पढ़ने के लिए हमने कंजर्वेटिज्म पढ़ा था. तो 1815, इफ यू रिमेंबर 1815 याद है आप लोगों को. व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट. 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी. ट्रीटी ऑफ वियना की एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या थी कि द रूल इज गिवन टू the last dynasty before Napoleon, which was Bourbon dynasty and which was conservative who were not ready to reform or a gradual reforms. या तो सुधार हो ही नहीं, पुरानी संस्थाओं में विश्वास करते हो, पुरानी व्यवस्था में विश्वास करते हो, या फिर सुधार हो तो बहुत कम हो. ये क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे कि आलोचना, डिसेंट को ऐसे अंते रखे. सेंसरशिप, आपने कंजर्वेटिज्म की विशेषताएं पढ़ी थी, सेंसरशिप लगा देते थे. तो 1815 के बाद शासन किसके हाथ में आ गया था. ट्रीटी ऑफ वियना के तहत कंजर्वेटिव रूल आ गया था. किसके हाथ में था, बोर्बोन डायनेस्टी फ्रांस में. डू यू रिमेंबर, याद है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कंजर्वेटिव रूल वापस स्टार्ट हो गया था.
अब ये कंजर्वेटिव जो थे ये क्या कर रहे थे, दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर, ये लगातार अपने शासन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। डिफरेंट मेजर्स दे वर अडॉप्ट, उन्होंने अलग अलग प्रकार के मेजर्स अपनाए अपने शासन को मजबूत करने के लिए, लोगों पर नियंत्रण करने के लिए। और उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लगातार विरोध कर रहे थे। दीज आर, ये आपने पढ़ा था लिबरल नेशनलिस्ट, जिन्होंने की पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की सपोर्ट की थी। रेज देयर वॉइस फॉर दैट, उसके लिए आवाज उठाई थी ताकि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में सबको अधिकार मिले, कानून के सामने सारे बराबर हो, संविधान हो, संसद हो जिसके द्वारा शासन चलाया जाए, प्रतिनिधि चुने जाएं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में व्यापार में आसानी हो। तो ये लोग लगातार विरोध कर रहे थे। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एजुकेटेड मिडिल क्लास, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, चाहे लॉयर्स थे, चाहे क्लर्क्स थे, चाहे बिजनेसमैन थे, ये सारे लोग ये इसके खिलाफ, कंजर्वेटिव शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लगातार क्रांतियां कर रहे थे। इतनी सारी क्रांतियां हो रही थी। नेशनल लिबरल, जो ये नेशनल लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन्होंने इसका समाज के अंदर जो स्थिति कंजर्वेटिव जो जिस प्रकार की परेशानी पैदा कर रहे थे, उससे लोगों में पहले ही रोष था। उसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने उसी टाइम पर क्रांतियों की शुरुआत की। अब हमारे जैसे हेडिंग ही 1830 से, तो पहली शुरुआत कहां हुई, जो फर्स्ट मेजर रिवॉल्यूशन आफ्टर दैट कंजर्वेटिव रूल, इससे पहले नहीं, इससे पहले तो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन हो चुकी 1789 में, लेकिन इस कंजर्वेटिव रूल के बाद पहली जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई जुलाई 1830 में। ये मिडिल क्लास हमारे पास थे, इनके द्वारा 1830 में फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुई इस शासन के खिलाफ। एंड द किंग which was given the responsibility after 1815 through Treaty of Vienna, जो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत 1815 जो शासक बनाया गया था, he was forced to flee from there, उसको भागना पड़ा वहां से। एंड a Christian monarchy was set up, एक संवैधानिक सम्राट का शासन वापस स्थापित कर दिया गया। और ये संवैधानिक सम्राट का शासन वापस लुइस फिलिप उसके हेड बनाया गया 1830 में। यानी फ्रांस के अंदर बदलाव क्या हुआ, 1830 में जुलाई में रिवॉल्यूशन हुई, उसके तहत जो पहले बुर्बो डायनेस्टी के शासक, कंजर्वेटिव शासक थे, उसको हटाया गया और क्रिश्चियन मोनार्ची की स्थापना कर दी गई। संवैधानिक सम्राट वापस संविधान के अनुसार शासन ले लिया गया। अब जैसे ही फ्रांस के अंदर 1830 में रिवॉल्यूशन हुई, तो इसके बीच में एक ड्यूक मेटरनिख की स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, ये कई बार एक नंबर में आ जाता, हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट दे दी जाती है। व्हेन फ्रांस sneezes the entire Europe get the cold or catches the cold, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। इसका कहने का मतलब क्या था, अगर फ्रांस में कोई इवेंट इस प्रकार का होता है तो पूरे यूरोप में उस इवेंट का असर होता है। यानी अगर हम जैसे किसके लिए जुकाम, सर्दी जुकाम के लिए किसी को छींक आती है तो बोलते हैं कि ये कम्युनिकेटिव डिजीज है, दूसरे को भी हो सकता है। तो उसी प्रकार ड्यूक मेटरनिख ने बोला था, अगर फ्रांस को छींक आते हैं, फ्रांस में इस प्रकार की घटना होती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, पूरे यूरोप में उसका असर होता है, यूरोप में पूरी में असर पहुंचता है। वैसा ही हुआ, इस जुलाई 1830 में रिवॉल्यूशन हुई, शासन बदला गया, संवैधानिक सम्राट का शासन स्थापित हो गया। और जो ड्यूक मेटरनिख का वो हुआ कहां, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स। देयर वाज अ अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में भी एक विरोध हुआ। और ब्रुसेल्स आप पढ़ चुके हो, कहां, सिविक्स के फर्स्ट लेसन में। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वहां क्रांति हुई और बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम जो कि उस वक्त यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था, वो स्वतंत्र हो गया। यानी इससे इंस्पायर हुआ जुलाई रिवॉल्यूशन से, बेल्जियम के अंदर भी रिवॉल्यूशन हुई और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। दूसरा इवेंट, व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यही तो पढ़ रहे थे। पहला प्रभाव, कंजर्वेटिव शासन मजबूत करे, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हुई 1830 में, क्रिश्चियन मोनार्ची स्थापित हो गई। दूसरा प्रभाव, उससे इंस्पायर होके बेल्जियम, ब्रुसेल्स के अंदर अपराइजिंग और रिवोल्ट वाज देयर एंड इट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। नेक्स्ट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1821, हालांकि ये समय 1830 से पहले का है, बट लुक एट दैट डेट 1832, अल्टीमेटली आजाद 1832 में। तो अगेन इट्स द टाइम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक जो कि किसके अंतर्गत आता था, ओटोमन एम्पायर। ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, विच वॉज रूल्ड बाय ए तुर्किश रूलर।
तुर्की जो कंट्री है उसका शासक ज्यादातर इट इज वाज ए मुस्लिम कंट्री टिल नाउ, रूल्ड बाय ए मुस्लिम किंग एम्परर। तो उसके अंतर्गत आता था ये। वहां ग्रीक ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष स्टार्ट किया 1821 में, सपोर्टेड बाय मैनी हु वर एक्साइल्ड। बहुत सारे वो लोग जो कि उस देश से किसी प्रकार से निकाले गए थे, बाहर चले गए, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया युद्ध में। ग्रीक वाज कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये माना जाता ग्रीक में सभ्यता की शुरुआत हुई थी, उसके सपोर्टर भी थे बहुत सारे लोग। बहुत सारे जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी इसको मदद की। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम आप पढ़ोगे इस बुक में, लॉर्ड बायरन। और ये कौन थे? ए पोएट, इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने मदद की। इवन ही कलेक्टेड फंड्स फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्रांति जो की लिया था देखिए, उसके लिए उसने पैसा भी इकट्ठा किया। ही आल्सो वेंट टू द वार, युद्ध लड़ने के लिए भी गया। अल्टीमेटली ही डाइड देयर बिकॉज ऑफ फीवर, हालांकि तेज बुखार की वजह से वहां का देहांत हुआ है, लॉर्ड बायरन। एंड बाय दिस कंटिन्यूअस एफर्ट, इस कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद 1820 में शुरू हुआ था। अल्टीमेटली इन 1832 ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक आजाद हो गया ऑटोमन एम्पायर से थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि के तहत 1832 में ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस। ये एक नंबर में आता है, बाय विच ट्रीटी ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस, कौन सी संधि के द्वारा ग्रीक को आजादी मिली थी? तो ये है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। तो ये था एज ऑफ रिवॉल्यूशन, हमारा टॉपिक की 1830 से 1848 एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहलाता है? क्योंकि कंजर्वेटिव शासन जो स्थापित हुआ 1815 के बाद, उसने अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। मिडिल क्लास ने उसका विरोध किया, हु वर लिबरल नेशनलिस्ट, जो कि स्वतंत्र विचारों के लोग आजादी चाहते थे, एक जैसे अधिकार चाहते थे। और उसी का परिणाम निकला कि जुलाई 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई, कंजर्वेटिव रूल को खत्म कर दिया गया। उस 1832 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्थापित हो गई, संवैधानिक सम्राट का शासन स्थापित हो गया। एंड देन आफ्टर ड्यूक मेटरनिच के स्टेटमेंट इसके बीच में आई, उसमें दे रखा है व्हेन फ्रांस रीचेस द एंटायर यूरोप गेट कोल्ड, कि फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। उसका कहने का मतलब था अगर फ्रांस में कोई इवेंट होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। वैसा ही हुआ बाकी यूरोप का एक छोटा सा कंट्री बेल्जियम, जिसके बारे में आपने पढ़ा था हमारे फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में, उसकी ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल में एक विरोध हुआ और इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ये नीदरलैंड का पार्ट था, उससे आजाद हो गया। फिर उसके बाद एक इवेंट और हुआ जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक 1832 में आजाद हो गए ऑटोमन एम्पायर से। तो ये थी डिफरेंट इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। हालांकि लेटर ऑन इन दिस लेसन कुछ और चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, इस रिवॉल्यूशन का कारण क्यों। एक चीज ये भी थी, उस टाइम पर परेशानियां बहुत, 1830 पॉपुलेशन बढ़ी, कीमतें बढ़नी शुरू होगी, क्रॉप फेलियर हो जाता तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। उसकी वजह से भी क्रांति का एक जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसने रिवॉल्यूशन की। तो ये तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अब उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म का। इसमें हमारा है रोमांटिसिज्म एंड द नेशनल फीलिंग। अभी साइड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको मैं इधर लिख देता हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। Go through this topic very carefully because most of the time you face problem in that particular topic. इस टॉपिक में हम बहुत बार समस्याएं महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसके बेंच पर। रोमांटिक इमेजिनेशन, अब इसको रोमांटिसिज्म भी आता है कई बार क्वेश्चन जब आता है, हाउ रोमांटिसिज्म इफेक्ट द नेशनल फीलिंग्स, हाउ इट इंक्रीज नेशनल फीलिंग्स। रोमांटिसिज्म इंक्रीज नेशनल फीलिंग्स, तो इसे इकट्ठा वर्ड। और रोमांटिक इमेजिनेशन और रोमांटिसिज्म इज रिलेटेड टू द कल्चरल मूवमेंट, ये संस्कृति से संबंधित आंदोलन था। यानी रोमांटिक अगर आप हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो रूहानी कल्पना या रूहानीवाद रोमांटिसिज्म। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या?
इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कल्चरल मूवमेंट। इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट। सांस्कृतिक आंदोलन यानी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, उससे संबंधित है कल्चरल मूवमेंट। यानी रोमांटिसिज्म किससे ऐड करते हैं आप, कल्चर और ट्रेडिशन से ऐड करते हैं कि हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से। और हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति किस प्रकार इंस्पायर करती है, किस प्रकार बढ़ाती है नेशनल फीलिंग्स। अब आया समझ में रोमांटिक इमेजिनेशन के बजाय आप इसको कल्चरल मूवमेंट के तौर पर देखें। वर्ड आपका क्वेश्चन जो आएगा वो रोमांटिक, हाउ रोमांटिसिज्म और रोमांटिक इमेजिनेशन इंक्रीज नेशनल फीलिंग, क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस प्रकार। लेकिन इसको आप कल्चरल मूवमेंट यानी हमारा ये सांस्कृतिक, भारत में भी हो सकता है, या आप यूरोप पढ़ रहे हैं तो यूरोपीय कंट्रीज का पढ़ेंगे हम यहाँ, तो ये हमारा सांस्कृतिक और जो परंपरागत आंदोलन की हमारी परंपराएं कैसी, संस्कृति कैसी, उससे लोगों को जोड़े ताकि आंदोलन मजबूत हो। वो किस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाता है। अब इस टॉपिक की शुरुआत में आप पढ़ोगे, ऑल द टाइम द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज डजंट मीन नेशनल फीलिंग्स विल बी इंक्रीज, कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम युद्ध लड़े, एरिया बढ़ा लें, राष्ट्रीय भावनाएं आ जाएंगी। हर बार युद्ध ही तरीका नहीं है। इसमें दे रखा है वी कैन इंक्रीज नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावनाएं हम बाकी तरीके से बढ़ा सकते हैं। कौन सी, पोइट्री के जरिए, कविताओं के जरिए। कभी हरिओम पवार को सुने आप, उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम बॉर्डर पर ही खड़े हैं। यानी हमारे अंदर ऐसी भावनाएं तय होती हैं कि हम युद्ध लड़े, हमारे देश के लिए कुछ करें। उसी प्रकार सॉन्ग्स, अगर हम गाने सुने तो कई बार आप 15 अगस्त 26 जनवरी को सुनते हो तो कई बार जो गाने बजते हैं उस टाइम पर हमें ऐसा महसूस होता है वी आर रेडी टू सर्व द कंट्री इन एनी फॉर्म, किसी प्रकार से मौका मिले हम सर्व करने को तैयार है। तो सॉन्ग्स के जरिए उस भावना को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी पुरानी फोकलोर होती है, लोक कहानियां, जैसे हम शिवाजी के बारे में पढ़े, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़े, फिर नेशनल फीलिंग्स को किस प्रकार उन्होंने अपने सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई और किसी प्रकार भी मजबूत शासक होते हुए, जैसे अकबर के शासन को भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था, डोमिनेशन को मना कर दिया था, तो हमारे नेशनल फीलिंग्स बढ़ाते हैं। तो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स की हमारे सांस्कृतिक वो आंदोलन जो राष्ट्रीय भावनाएं बढ़ाते हैं, और किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, वो हमारे यहाँ कला के द्वारा, कोई भी आर्ट, पोएट्री, सॉन्ग्स एटसेट्रा, सॉन्ग, फोकलोर, यानी फोक के वर्ड लोकल, पार्टिकुलर रिलेटेड टू पार्टिकुलर प्लेस, फोकलोर, फिर लैंग्वेज, हमारी भाषा को उसका माध्यम बना सकते हैं। इसका सीधा मतलब इन सारी चीजों के द्वारा वी आर सपोज टू प्रोवाइड द पीपल दैट वी आर कॉमन, कि हम सारे एक हैं। इस प्रकार की भावनाएं, चाहे हम कविता के द्वारा, चाहे गानों के द्वारा, चाहे कहानियों के द्वारा, चाहे भाषा के द्वारा, ये साबित करने का प्रयास करें वी आर कॉमन विद ए कॉमन हेरिटेज, विद ए कॉमन पास्ट, की हमारा इतिहास एक जैसा रहा, हमारी संस्कृति एक जैसी है, और अल्टीमेटली वी बिलोंग टू ए कॉमन लैंड, की अल्टीमेटली हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे वी हैव डिफरेंट कंट्रीज, वी आर द कंट्री ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स। भारत में कितने प्रकार के धर्म है, कितनी प्रकार के, हमारे यहाँ धर्म में भी जातियों में बांट रखा है, उसके साथ कितनी सारी भाषाएं बोल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर इंडियन। ऐसा महसूस हो कि हम हैं तो भारतीय। उसी प्रकार एक कॉमन फीलिंग इसके द्वारा डेवलप करें, इसके द्वारा अगर हम अपना हमारे राष्ट्रगान को सुने, सॉन्ग ही तो है, उसको उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो हम क्या करते हैं कि सभी स्टेट को इस प्रकार जोड़ते हैं कि नेशनल फीलिंग आए कि हम सब एक साथ हैं, तो सबको जोड़ने का प्रयास करें। तो इस प्रकार के ये किसके द्वारा, कल्चरल मूवमेंट, हमारी संस्कृति इस प्रकार इसके द्वारा बढ़ाएं। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं यूरोप के, ये संस्कृति किस प्रकार बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो पहला जो एग्जाम्पल आप इस बुक में पढ़ोगे तो उसमें है, ये जर्मन फिलोसोफर हैं, जर्मनी के दर्शन शास्त्री, who had their own ideas, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, द ट्रू जर्मन कल्चर बिलोंग्स टू द दास वोक, द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी, की वास्तविक संस्कृति जो निवास करती है जर्मनी की, वो कहाँ है, वहां के स्थानीय लोगों में, सामान्य लोगों में, ना कि अगर हम जर्मनी ने बाकी एरियाज को जीत लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर कल को पाकिस्तान और बांग्लादेश वापिस भारत के हिस्से हो जाए तो हमें समय लगेगा उनको अपना हिस्सा मानने में, क्योंकि
हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशन बिल्कुल अलग हो चुके हैं, उनको वापस ये पहचान करना कि हम भारत का हिस्सा हैं तो समय लगेगा। उनको यही फील होगा कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, फोर्सिबली वी आर इनकॉर्पोरेटेड, की हमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। तो उस कॉमन आइडेंटिटी को इस प्रकार की कहीं ना कहीं कॉमन पास्ट रहा हो हमारा, एक जैसी संस्कृति को अपनाने वाले लोगों, तो उन्होंने जॉन गॉटफ्राइड ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि वास्तविक जो संस्कृति है वो स्थानीय लोगों में निवास करती है और स्थानीय लोगों के द्वारा ही आंदोलन को बढ़ाया जाए। उसके बाद स्थानीय सॉन्ग्स और कहानियों को इंपॉर्टेंस दी गई। एक और एग्जांपल था, वो कहां का था? पोलैंड का। पोलैंड वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ रशिया। पोलैंड किसके अंतर्गत आता था? रशिया के अंतर्गत। तो वहां कैरोल क्रिपेंस्की, ये इन्होंने अपने म्यूजिक के द्वारा लोगों को इस प्रकार का एहसास किया, वी आर फ्रॉम द वेरी सेम कंट्री और फ्रॉम द वेरी सेम कल्चर। इन्होंने म्यूजिक, इन्होंने बोला सामान्य लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जाए, सामान्य लोगों को आंदोलन से प्रेरित किया जाए और संस्कृति के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया जाए कि हम एक जर्मन कंट्री का हिस्सा है और जर्मनी के गर्व के लिए, उसके सम्मान को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ना है। उसी के कैरोल क्रिपेंस्की ने इस प्रकार का म्यूजिक तैयार किया। उसके साथ साथ पोलैंड के अंदर 2 डांस फॉर्म भी डेवलप किए गए और वो कौन कौन से थे? पोलोनाइज और मेजोरिका। कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार आपने फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कॉमन आइडेंटिटी के लिए चीज कौन सी अपनाई थी? कॉमन लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया ताकि सबको ये महसूस एक हिस्सा है, और जो रीजनल डायलेक्ट थी उनको डिस्करेज किया गया, स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल न करें, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए कॉमन लैंग्वेज भारत में भी हमने जो हमारी स्थानीय भाषाएं जिनके अंदर न्यूज़पेपर निकाले थे विरोध के लिए, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, अपना जुड़ाव महसूस करें उन भाषाओं के साथ, ताकि आसानी से आंदोलन से जुड़ा जा सके। तो सामान्य लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और रशिया ने पोलैंड की लैंग्वेज के ऊपर रोक लगा दी थी ड्यूरिंग द गैदरिंग ऑफ चर्च, की चर्च में अगर इकट्ठे होंगे या फिर कॉमन कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें पोलैंड की भाषा, पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसका सरकार का विरोध करने के लिए उन लोगों ने इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर ग्रीन ब्रदर्स, ये फिर वापिस जर्मनी का एग्जाम्पल है। जब फ्रांस ने उसके ऊपर कब्जा किया तो वहां भी उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज के अनुसार अपने आंदोलन को चलाने का प्रयास किया। तो ये क्या है? कल्चरल मूवमेंट है, सांस्कृतिक आंदोलन है। अपनी संस्कृति किस प्रकार जोड़ सकते हैं? स्थानीय कहानियों से, कविताओं से, स्थानीय गानों से, हमारी जो भी हमारा कॉमन पास्ट है उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके कि हमारा एक जैसा इतिहास रहा है, हमारे यहाँ किस प्रकार के लोग रहे। एक कॉमन लैंग्वेज, स्थानीय भाषा के द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है, स्थानीय डांस फॉर्म और म्यूजिक के द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये है कल्चरल मूवमेंट किस प्रकार आंदोलन को आगे बढ़ाता है। हर बार कोई जरूरी नहीं हम एरिया ही बढ़ाएं, टेरिटरीज को एक्सपेंड करें, किसी दूसरे देश पर युद्ध ही करें। अगर दूसरे देश से संबंधित अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाना है, हमारे देश को एक करने का प्रयास करना है, तो इन सारी चीजों पर फोकस करें, लोगों को बताएं, पढ़ाएं इनके बारे में कि हम एक ही संस्कृति से रिलेटेड हैं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।